सटीक ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार डीएलएड के लिए 7/6/2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका हमने इंग्लिश करा करके डाल दिया है अपने चैनल पे और आज हम लोग मैथ को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैथ है और ये मैथ बेसिक सा प्रश्न है। आप बेसिक से प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ घनाभ के इन्फॉर्मेशन से पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक घनाभ में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। आपसे ये अगले बार हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो ये देखिए ये एक घनाभ है और इस घनाभ में टोटल फलकों की संख्या 6 होते हैं। 6 फलक होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ऐज़ ए आप सलाई का खाप देखते होंगे, वो घनाभ होता है और सलाई के खाप जो है ना उसके अगर चारों तरफ से गिनेंगे तो आपको 6 फलक दिखाई देंगे। तो 6 फलक यहाँ जोड़े में पूछा है, इसलिए राइट आंसर यहाँ 3 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या अगली बार हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो ये देखिए ये शीर्ष होता है इसका। तो ऐसे कितने शीर्ष होंगे? तो ऐसे टोटल के टोटल आप काउंट करेंगे तो 8 शीर्ष होंगे। और किनारों की संख्या आपसे पूछा जाए तो ऐसे किनारा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। इस तरह से काउंट कीजिएगा तो आपको 12 किनारा हो जाएगा। तो किनारों की संख्या 12 याद करना है और शीर्षों की संख्या आपको 8 याद करना है और फलकों की संख्या 6। लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो यहाँ पे किनारा 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार ऐसे प्रश्न बनाए तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 22। देखिए 22 प्रश्न नंबर में आपसे बोला है से कम तोरण और से अधिक तोरण के कटान बिंदु। तो यहाँ पे देख लीजिए कि से कम और से अधिक तोरण के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है? तो भुज और 2 तरह के होते हैं। यहाँ याद रखिए कि अगर हम कोई इस तरह का हम ग्राफ ले, तो ग्राफ ले तो हम इस बिंदु को हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसी को भुज कहते हैं और इस बिंदु को हम वाई अक्ष कहते हैं और इसको हम कोटि कहते हैं। तो जो भुज भुज होगा वो आपको ध्यान रखना है कि भुज भुज में आपको ध्यान ये रखना है कि एक्स अक्ष वाले को हम भुज कहेंगे और वाई अक्ष वाले को हम कोटि कहेंगे। लेकिन भुज अक्ष का जो कटान बिंदु होगा, जैसे यहाँ से कम और से अधिक त्वरण खींच रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा यही यही आपका जो है माध्यक कहलाएगा। तो अगली बार हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि माध्यक जो है ना कौन सी कटान बिंदु को कहते हैं, भुज कटान बिंदु को या कोटि कटान बिंदु को। तो आपको भुज कटान बिंदु याद रखना है। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 23 है। 23 नंबर प्रश्न में आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए कि 23 नंबर में आपसे बोला है कि एक बेलन एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है? और ऊंचाई समान रखते हुए, मतलब ऊंचाई को ना घटाया बढ़ाया जाए, तो आपका आयतन बोला है कि तो घटे हुए बेलन का आयतन और मूल बेलन का आयतन से अनुपात बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको आधा किसको किया जा रहा है ये देखिए, त्रिज्या को किया जा रहा है। तो त्रिज्या का मतलब हो गया कि आधा करने का मतलब 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो इसको अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 ये बेलन है इसीलिए हम स्क्वायर किए हैं। अगर यहाँ गोला होता तो क्यूब किया जाता। तो इस तरह 1/4 हो गया। अब वो बोला है कि भाई घटा हुआ तो ये हो गया और मूल मूल जो है ना, मूल को हम 1 मानते हैं। तो 1 से भाग करने पर आपको 1/4 ही रहेगा। 1:4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऊंचाई को समान रखा गया है तब। अगर हो सकता है कि ऊंचाई को दुगुना करने की बात करता तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई को दुगुना करने की बात करता तो हम 2 से यहाँ गुना कर लेते। तो 2 से गुना करने पर ये कितना आ जाता? ये आ जाता 1/2, तो 1:2 बन जाता। तो ऊंचाई को समान रखा जाए तो आपको ऊंचाई के लिए गुना नहीं करना है, लेकिन जैसे ही आपको ऊंचाई के दुगुना करना है तो उस परिस्थिति में आपको 2 से गुना कर देना, 4 गुना करना है तो 4 से गुना कर देना है। अर्थात जितना ऊंचाई का गुना करेगा उतना से गुना करना है। हो सकता है कि ऊंचाई को आधा कर दिया जाए फिर कह देता, तो 1/2 से ही गुना करते हैं स्क्वायर करके, ठीक है? तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका यहाँ देखिए ये 24 है। 24 2 समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे। तो हम आलेख
जो है ना आलेख के लिए हमने बताया है कि 3 तरह के शर्तें होते हैं। तीनों शर्त को हमने बारीकी से आपको लिखा दिया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो तीनों शर्तों को। लेकिन याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी के लिए एक हल होता है, समांतर के लिए आपको ध्यान रखना है, अगली बार हो सकता है कि समांतर के लिए आपसे पूछ दिया जाए तो कोई हल नहीं होता है। और आश्रित के लिए आपको ध्यान रखना है, अनंत हल होता है। आश्रित के लिए आपका अनंत हल होता है। अब इसकी बात है कि प्रतिच्छेदी समीकरण वे होंगे जो अविरोधी होंगे, अविरोधी, और समांतर वे होंगे जो विरोधी होंगे, विरोधी, और आश्रित वे होंगे जो आपको ध्यान रखना है जिसके अनंत हल होंगे, अनंत। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये संगत होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, संगत। ये वाला असंगत होता है और ये भी संगत होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पी का मान पूछा है। तो हो सकता है कि आपसे यहाँ पी का मान पूछा है, यहीं पे आपको एम दे देगा अगली बार और आपसे बोलेगा कि एम का मान बताइए। तो आपको ये डरना नहीं है कि हाँ, यहाँ हमसे आप पी पढ़े हैं तो एम काहे आ गया। एम रहे या कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। निकालने का तरीका एक ही है जिसको आपको फॉलो करना है। यहाँ शून्य कितना बना रहा है, 3 को। तो 3 को शून्य बना रहा है, इसका मतलब जितने जगह एक्स है उतने जगह आपको 3 देना है। यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, इसीलिए 3 का स्क्वायर हम 9 लिख देंगे। यहाँ पी गुने एक्स दिया है तो प्लस हो जाएगा पी गुने 3, तब 3 पी, हम 3 गुने पी को 3 पी बोलते हैं। प्लस में हो जाएगा 12, अब बराबर में हो जाएगा आपको 0। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप 9 और 12 को जोड़ लेंगे तो 12 9 21 होता है। 21, 3 पी प्लस 21 हो गया। अब 21 को जैसे ही हम इस साइड करेंगे, 0 के इस साइड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 21 यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचे, 3 पी। 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 7 बार में, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए -7 आ जाएगा। ऐसे हम हल करेंगे। यहाँ पे एम होता तो एम का मान आता, पी होता तो पी का मान आता। बस तरीका वही है, आपको ध्यान रखना है। जो भी शून्यक दिया रहेगा उसके तौर तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ यहाँ एकदम आसान प्रश्न है, वाई नियामक पूछा है। वाई नियामक को हम कोटि कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक्स नियामक को हम भुज कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम पहले एक्स नियामक लिखते हैं किसी भी बिंदु में, बाद में हम वाई नियामक लिखते हैं। तो बाद में क्या लिखा है, -5, इसीलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, -5। तो वाई नियामक और एक्स नियामक आपको ध्यान रखना है कि किसको वाई कह रहे हैं और किसको एक्स कह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अर्थात सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न के लिए हम एक वृत्त बना लेंगे और वृत्त में हम एक जीवा खींच देंगे। अब एक जीवा खींच दिए, इस बोला है कि भाई वृत्त का सेंटर पर ये जीवा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात यहाँ 60 डिग्री बनते हैं। और बोला है ए और बी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श छू करके जाने वाली रेखा को स्पर्श कहते हैं। यहाँ पर भी छू करके तो 2 गो स्पर्श रेखा खींच दिए, एक का नाम ए रख दिए और एक का नाम बी रख दिए। अब इस तरह से आप देख लिए कि स्पर्श रेखा को बोला है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण यहाँ बनेगा। अब यहाँ बनेगा तो बोला है कि क्या होगा, आपको बताना है कि क्या होगा। तो एक रिलेशन है कि आपको ये कोण और ये कोण जोड़ करके 180 होता है हर परिस्थिति में। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना हम इधर काट देंगे उतना यहाँ कमेगा। तो 180 में से आपको जितना कटा गया है उतना कमा करके आपका यहाँ वाला आंसर होता है। हो सकता है कि कहता है कि बीच का कोण दिया हुआ है 100 तो बताइए इधर का क्या होगा, तो इधर का 80 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है कि किधर किधर का पूछ रहा है, सेंटर का पूछ रहा है कि बीच का पूछ रहा है। तो बीच का पूछा जा रहा है तो यहाँ 60 घटा देंगे क्योंकि सेंटर में 60 काट लिया है। तो 180 में से जैसे ही आप 60 घटाएंगे 120 आपको नजर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। सी इज द एक्यूरेट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे ग्राफ खींचते हैं और यहाँ x का मान दिया हुआ है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, x बराबर 4, क्योंकि 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 4। तो जैसे ही आप x अक्ष को काटना है तो आप ऐसे काटेंगे, लेकिन y अक्ष को काटना होगा तो आपको ऐसे काटना है। तो x क्या हो रहा है भाई,
चलिए चलिए यहाँ देखिए, तो कहने का अर्थ ये है कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं कि x अक्ष को काटना है तो ये y अक्ष के समांतर, ये इस अक्ष को हम y अक्ष कह रहे हैं, तो जस्ट उसी के समांतर खींचा गया लाइन। तो समांतर दिया है ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो एक सरल रेखा तो होगा ही। जब भी एक किसी मान के लिए हमको खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा होगा, और सरल रेखा यहाँ पे दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगले प्रश्न आपका है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ता है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न बनेगा कि सेक और टैन को जोड़ा हुआ है और यहाँ पे आपसे साइन को माइनस में गुना करना है, या हो सकता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस भी गुना करके दे दिया जाएगा, तो दो तरह के आंसर होते हैं। जब 1 माइनस कॉस यहाँ दिया जाएगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होता है, वहाँ कॉट और कॉसेक आ जाता है, और यहाँ 1 माइनस कॉस रहेगा, तो उस समय आपका आंसर हो जाता, उस समय आंसर हो जाता आपका साइन, लेकिन यहाँ पे साइन दिया है तो कॉस आंसर हो जाएगा। बस यही दो तरीके के फॉर्मूला इस तरह के फॉर्मेट में सेट किए जाते हैं, आपको इतना बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक गणितज्ञ के अनुसार अपरिभाषित पद हैं, तो अपरिभाषित पद क्या हैं ये देखिए। अपरिभाषित पद को हम बिंदु नहीं बोलते हैं, रेखा भी नहीं बोलते हैं, ना तो हम समतल बोलते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अपरिभाषित पद ऐसे लिखा जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ बोला है कि ए बिंदु इतना है, बी बिंदु इतना है, सी बिंदु इतना है, तो ए बी सी की मध्य केंद्रक नियामक बताइए। तो जब भी आपको 3 बिंदु दिया जाएगा तो त्रिभुज के मध्य केंद्रक नियामक बताएगा, तो आपको क्या करना है, एक्स वाले को एक जगह लिख लेना है। तो एक्स वाला पहले होता है, पहले -1 5 और 8 लिख लीजिए, -1 5 8, इस तरह से इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 8 13 हो जाएंगे, 13 में से एक घट जाएंगे तो 12 आ गया, 12 आ गया। 12 में 3 से भाग कर देना है, 12 में 3 से भाग कर दीजिए तो 4 आ जाएंगे। देख लीजिए 4 कहाँ एक्स नियामक में दिया है कहीं, तो यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी आया हुआ है, तो हमको वाई नियामक को भी देखना पड़ेगा। वाई नियामक को देखने के लिए आपको वाई वाला लेना है, 0 है, -2 है और 2 है, तो आप ले लीजिए 0 ले लीजिए, -2 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, 0/3 भी 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 दिया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मध्य केंद्रक निकालने का मतलब है कि आपको तीनों को जोड़ लेना है एक्स नियामक को, और 3 से भाग कर देना है। जैसे ही भाग करेंगे आपको वो निकल करके आ जाएगा, तो एक्स नियामक से आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं है, तो हो सकता है कि वाई नियामक गलती दिया हो, तो वाई नियामक को भी आपको चेक करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, ऑलरेडी ये फॉर्मूला लिखा भी चुके हैं कि किस तरह से माध्य, माध्यक और बहुलक में रिलेशन होता है। तो हमने बताया था कि बहुलक बराबर होता है, आपको कंफ्यूजन ये में और ये में हो सकता है कि सर पहले आप माध्यक लिखे थे या माध्य लिखे थे, इसी को आपको ध्यान रखना है। तो पहले बड़ा वाला लिखे थे और उसके बाद छोटा वाला लिखे थे, अर्थात माध्यक लिखने में बड़ा अक्षर और माध्य लिखने में छोटा अक्षर, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा 3 में से 2 को घटाना है, तो माध्यक पहले आएगा और माध्य बाद में आएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ऐसा बोला है कि भाई 3 गुने माध्यक होता है और 2 गुने माध्य होता है। याद कैसे रख पाएंगे, हो सकता है कि ऑप्शन में 3 माध्य माइनस 2 माध्यक आ जाए, तो उस परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि सर बताए हैं कि बड़ा वाला नाम पहले और छोटा वाला नाम बाद में, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इस इंफॉर्मेशन से आपको माध्य बोला है कि x है, माध्य जो है x है, और इसका जब माध्य एक x है और आंकड़े इतना का माध्य x-1 है, तो आपको क्या निकालना है, q का मान निकालना है। तो ये थोड़ा सा आपके लेवल से बड़ा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपको दो जगह एक जगह x दे दिया, x-1 दे दिया, तो ये थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा किया, लेकिन ये प्रश्न आसान है। आप देखेंगे तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले बोला है कि इसका माध्यक x है, तो जो भी माध्यक निकाल के आएगा वो x का मान हो जाएगा।
मतलब माध्य निकाल के, तो माध्य निकालने का हमने बोला कि सबको जोड़ दीजिए और जितना है उतना से भाग कर दीजिए। जोड़िएगा तो 3 1 4, 4 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 4 24, अर्थात 24 बटे हमको कितना लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लिखने हैं, क्योंकि 6 डिजिट 6 दिए हैं इसलिए 6 से भाग करेंगे, 6 डाटा है इसलिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 चक 24, 4 माध्य है, अर्थात x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर आपको आ गए 4। अब उसके बाद हमसे बोला है कि इस डेटा का जो माध्य है x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 इसका मतलब क्या है, इस डेटा का माध्य, x का वैल्यू हमने कितना निकाला 4, तो 4 में से एक कम है, तो 4 में से एक कम क्या हो गया 3, इसका माध्य हमको 3 दिया हुआ है, मतलब इस डेटा का माध्य आपको दिया हुआ है 3, क्योंकि x माइनस 1 का मतलब हो गया 3 है। अब हमको किसी का माध्य पता होता है तो x की वैल्यू दे दे तो, या p की वैल्यू, यहाँ पे p की वैल्यू निकालना है, तो p दे दे, चाहे x दे दे, चाहे m दे दे, चाहे k दे दे, कुछ भी दे, आपको निकालने का तरीका वही होगा जो हमने बताया है। क्या करना है, जितने भी आपको दिए गए हैं सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 3 17, अर्थात ये डिजिट कै गो है सब देख लीजिए, 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ है, एक p है, तो 4 3 7 हो गए, तो 7 में 3 से गुना करना है तो कितना आ गया 21, 7 3 21 आ जाएंगे, 21 से हमको सबको जोड़ के घटा लेना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने 17 जोड़ा था, 17 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 17 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब 4 इसका राइट आंसर होगा। तो तरीका क्या है, एकदम आसानी से बारी बारी से आप समझ सकते हैं, एक दो बार देख करके आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 34। देखिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए कि आपसे बोला है कि जब इतना को हम भाग कर रहे हैं, जब इसको हम भाग कर रहे हैं, इससे भाग दिया जाता है तो भागफल हमको आता है x माइनस 2, तो हमको शेष बताइए कि इसका शेष क्या होगा। क्षेत्रफल लिखा गया है, गलती है, मिस प्रिंट है, यहाँ पे बस शेषफल क्या होगा, तो यहाँ इससे हम शून्यक निकाल सकते हैं। जब भी भागफल दिया है तो भागफल से हम शून्यक निकाल सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएंगे 2। अब जो है इसमें आप क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए, x की जगह मान रखिएगा, जब भी मान रखिएगा तो यहाँ पे x क्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 का क्यू आपको हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ है 3 स्क्वायर, 3 गुने 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, तो आप प्लस में क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दुना 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। फिर यहाँ 3x की जगह आपको कितना आ जाएंगे, माइनस 6। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपको -5, तो -5 आ जाएगा, सॉरी 5 ही रहेंगे, 5 ही रहेंगे, तो कितने आ जाएंगे, 12 8 20, 20 और 5 25, 25 में से 6 चला जाएगा, तो 6 जाएगा तो आपको आ नहीं रहा है, तो इस तरह से आपको नहीं आएगा, इसका थोड़ा तरीका आपको भाग देना पड़ेगा, तो भाग सिखाएंगे उसके बाद ही आपको आएगा। यहाँ पे भाग हमको बताना, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे बताना आसान नहीं है, क्योंकि हम लिखने का यहाँ जगह नहीं है, जिससे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको हम आपको बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ, किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बने बहिष्कोण, किसी त्रिभुज, बोला है एक त्रिभुज है एबीसी जिस पर बीसी पर बने बहिष्कोण क्रमशः दिए गए हैं, अर्थात जब आप एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह का, तो इसके ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, बोला है कि ई बाहर हो गया बी का, ई बाहर हो गया सी का, तो बाहर का कोण दिया है 100 और 100, मतलब बी और सी का दिया है 100 और 100, ठीक है, 100-100 दिया है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी रेखा पर अगर एक लाइन खींचा हुआ है तो इधर का और इधर का जोड़ के 180 होता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे, इसका 80 180 होता है, तो देखिए यहाँ 100 अगर कट गया है इधर, तो इधर कितना बच गए हैं 80, दोनों को मिला के 180 हो जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरीके से इधर 100 कट गया है तो यहाँ पे भी हो जाएंगे 80, तो 80 और 80 जोड़ के कितने आ जाएंगे 160, 160, लेकिन एक ट्रेंगल में 180 डिग्री का टोटल आंतरिक कोण होता है, अर्थात 160 तो हमको यही पूछ गया है, तो यहाँ का कोण कितना होना चाहिए यही पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 180 चुपुरना चाहिए, जिसमें से 160 तो नीचे बन गया, तो ऊपर कितना बनना चाहिए 20 बनना चाहिए, 20 इज द एक्यूरेट
आंसर। मतलब यहाँ पे फिगर अगर आपको समझ में आता है तो 100% आप बना लेंगे। तो बाहर के कोण का मतलब यही होता है। आप इसको ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से डील करेंगे। हो सकता है मे बी कि ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न आपका है मान से है। तो मान हमने आपको सिखाया है कि किस तरह से आपको मान सभी का याद रखना चाहिए। 1-2 बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो मान आपका याद नहीं होगा। मान लिख करके हमने आपको बता दिया है। कॉस 0 का मान 1 होता है, वही सेक 45 का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 45 का मान हमने बताया था 1/√2। तो इसका उल्टा कर देंगे तो √2 जो है सेक 45 का मान होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3। याद करना हमने पहले बोर्ड पर बता दिया है, इसीलिए हम पूरे नहीं बता रहे हैं। आपको सिर्फ मान वैल्यू अब रखना बताएंगे कि किस तरह से हम वैल्यू को रख सकते हैं। तो सेक 0 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे √2 को तो रखना ही है आपको, साथ में इसकी वैल्यू रखना है। इसकी वैल्यू होता है √2 ही होता है, अभी बताए हैं √2 ही होता है। उसके बाद आपको घटाव में क्या करना है, तो √3 तो आपको रखना ही है, साथ में आपको tan 30 का मान रखना है 1/√3। अब इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं, इससे इसको काट देंगे। यहाँ पे ये दोनों का मान √4 आएगा, √4 का मान 2 होता है। यहाँ आ गया 2, यहाँ 1 + 2 - 1 क्योंकि यहाँ पे ये से ये कट गया तो 1 बचा है। कितने आ जाएंगे, 1 से 1 कट गए तो क्या बच गए, 2। 2 इज द एक्यूरेट आंसर हो गया। 1 से 1 कट गया क्योंकि माइनस प्लस है, इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2। कैसे बनाते हैं, मान आपको याद नहीं रहेगा तो ऐसे प्रश्न आप डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए मान याद करने का प्रयास कीजिए। हमने बता दिया है कि एक मान अगर आपको याद है तो सारा मान आप लिख सकते हैं, बोर्ड पर हमने बताया था, ठीक है। चलिए जिन्होंने जो नहीं आए हुए थे वो अपना नोट कर लेंगे किस तरह से हम बताए थे। देखिए किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया होगा, ठीक है। मतलब कौन से ब्याज दर पर हमको निकालना है, तो सबसे पहले 2 वर्ष का पूछा है ना, तो 2 वर्ष के लिए अनुपात होता है 2:1। इस बात को ध्यान रख लीजिए कि 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि या ब्याज याद करना है तो 2:1 को पहले याद कर लीजिए। अब उसके बाद है कि आपको ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को बनाना चाहिए। 5% आप पहले निकाल के देखिए 4000 का, तो 5% निकालने का तरीका है कि किसी का भी 10% होता है, 1 शून्य हटा देते हैं, तो 1 शून्य यहाँ हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400। मतलब 10% से हम निकालेंगे तो 400 होगा, लेकिन हमको पूछा है 5% पर निकालो, तो 5% कितना, 200 होगा। अर्थात इसका 200 आ जाएगा 5% पर, ठीक है। अब फिर इसका आप निकालेंगे, इसका निकालेंगे 5% फिर, तो 10% पहले निकाल लीजिए, 10% निकालेंगे तो कितना आ गया, 20। लेकिन 5% पूछा है तो 5 कितना आ जाएगा, 20 आएगा, तो 20 का आधा कितना होगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो एक बार आपने क्या ब्याज निकाला है, एक बार आपने ब्याज निकाला है 200, एक बार आपने निकाला है 10। तो आपको क्या करना है, 2:1 हम क्यों याद करवाए हैं, क्योंकि 2 से गुना कर दीजिए इसको और 1 से गुना कर दीजिए इसको और दोनों को जोड़ दीजिए। 2 से 2 दूना 400 हो गया और 1 से गुना करेंगे तो 10 से कम 10। कितना आ गया, 410। हमसे बोला है कि वो किस परसेंट पर हम निकालेंगे कि हमको 410 मिलेगा, तो हम अभी 5% पर निकाले तो 410 नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा 5% हो जाएगा। हो सकता है कि हम 4% पर पहले चेक कर दें, 4% पर आपको नहीं आता तो 5% पर आप चेक करके निकाल सकते हैं, ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो तरीका मैंने बता दिया है, ये 2 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 3 वर्ष के लिए अगर आपसे पूछता तो 3:3:1 3 बार निकालना पड़ेगा आपको। कितने बार, अभी हमने जिस प्रोसेस से निकाला है वही प्रोसेस से आपको 3 बार निकालना पड़ेगा, 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 2 बार। तो जनरली आपसे इजी ही पूछा जाएगा, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस में आपको इजी ही पूछे गए हैं पिछले बार भी, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, किस मान के लिए बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए 0 का मान, साइन 0 का मान आपने पढ़ा होगा। 0 का मान अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे आपको साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 0 का मान 0, अर्थात कहने का मतलब है 2 गुने 0 यहाँ लिखेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 का मान 0 हो गया। अब बराबर यहाँ भी 0 का मान रखेंगे तो 2 गुने क्या आ जाएगा, 0। तो क्या 0 बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ए की जगह 0 होना चाहिए। ए की जगह 0 हो जाएगा तो अब मान बराबर हो जाएगा। बोला है कि साइन 2a का मान जितना आएगा
उतना ही 2 साइन ए का मान आएगा किस में, तो जीरो में। किस में आएगा, जीरो में। जीरो में रखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 39। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, संख्या बोला है 144 है और एक 372 है, का मौसा बताना है। तो सिंपल है, आप मौसा तो निकालना जानते ही हैं, मौसा निकालना जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देखिए 60 से कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या ये दोनों में 5 का गुणांक है, 60 में तो 5 का गुणांक है, लेकिन इसमें गुणांक है 5 का, तो 5 कभी नहीं आएगा, तो इसलिए 60 नहीं होगा। अब यहाँ 12 और 24 दिए गए हैं, क्या 12 और 24 होंगे? तो 24 से अगर दोनों में भाग लग जाता है तो होगा, अगर दोनों में भाग नहीं लगता है तो नहीं। तो इसको काट के देख लीजिए बड़का वाला को, अगर बड़का वाला कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि होगा, क्योंकि 24 दिया होते हैं। अब दोनों को काट के देख लीजिएगा तो यहाँ पे राइट आंसर 24 ही होगा, दोनों कटेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि एक घड़ी निर्धारित मूल्य से 720 रुपया था, मतलब घड़ी को ये तय कर दिया गया था कि इसको 720 में बेचना है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। अब पहला बट्टा बोला है कि पहला बट्टा 10% था, तो दूसरा बट्टा कितना दिया गया होगा, ये चीज बोला गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि पहले उसने 10% दिया छूट, तो 10% जब इसका निकालिएगा तो कितना रुपया आएगा, तो 10% 72, एक जीरो हट गया तो 72 रुपया आया, तो 72 रुपया इसमें से लेस कर देंगे। 72 रुपया जैसे ही आप लेस करिएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो इस तरह से, सॉरी, यहाँ यहाँ 7 ही होगा, नहीं नहीं 6 होगा, 6 हो जाएगा। तो 72 रुपया लेस किए तो 600 कितना हो गया, 48 रुपया, 648 रुपया। अब यहाँ 648 पर कितना छूट दिया जाए, कितना परसेंट छूट दिया जाए कि हमको हमको 550 बन जाए, ये चीज बोला है कि 648 में कितना छोड़ दिया जाए। तो छोड़ा कितना जा रहा है देख लीजिए, 648 और 550 का डिफरेंस देख लीजिए कि कितने का है। यहाँ यहाँ 50 रुपया है और यहाँ 48 रुपया है, अर्थात यहाँ 50 रुपया में 2 रुपया कम है। इसका मतलब है अगर यहाँ 50 रुपया होता तो डायरेक्ट 100 छोड़ रहा होता, 100 छोड़ रहा होता, लेकिन 98 रुपया छोड़ रहा है। कितना छोड़ रहा है, 98। लेकिन 98 भी नहीं छोड़ा है, बल्कि 80 पैसा तो और भी तो लिया है, तो इसका मतलब 97 रुपया 20 पैसा लिया है। कितना लिया है, 97 रुपया 20 पैसा। अब हमको ये देखना है कि 97 रुपया 20 पैसा 648 का 97 रुपया 20 पैसा किस परसेंट पर आ सकता है। तो 10% पर तो निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 64 रुपया 80 पैसा। 10% पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 रुपया 80 पैसा। अब 5% और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 रुपया 40 पैसा आएगा कि नहीं। 64 रुपया और 32 रुपया जोड़िए, तो 64 और 32 को जोड़िएगा तो 6 और 3 9, 96 रुपया आ रहा है। इसका मतलब ये 15% से ज्यादा नहीं छोड़ा होगा। कितना परसेंट, 15%, क्योंकि 25% करेंगे तो बहुत हो जाएगा, 64 दूना 128 हो जाएगा, तो 128 तो छोड़ नहीं रहा है। तो 20% से हमको ज्यादा हो रहा है, तो 25% वाला तो ऑप्शन कभी नहीं होगा और 10% वाला भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा, 15% वाला। कैसे 15% वाला आया, समझ में आया ना, कि 10% से सर 64 रुपया आ रहा है और 5% और बढ़ा देंगे तो 96 रुपया आ रहा है और हमको 97 रुपया छोड़ना है। कितना, 97। तो इसका मतलब 15% हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि आप हल करना नहीं भी जानते हैं तब भी आप हल कर सकते हैं किस परिस्थिति में, तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल करके आसानी से आंसर को आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, बोला है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 को लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो हमको बोला है कि तो बड़ी संख्या क्या है। तो 4 लगातार विषम संख्या बोला है, तो पहला संख्या x मान लिए, तो अगला संख्या x प्लस 2 आएगा। ऐसा क्यों सर, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 के बाद विषम संख्या कौन आता है, 3। कै गो बढ़ गया है, 2 गो बढ़ा है ना। तो इस तरह से आपको पहला x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, और फिर इससे 2 ज्यादा होगा अगला। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और कै गो लेना है हमको, 4 गो। कै गो लेना है, 4 गो। तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, एक और ले लेंगे, x प्लस कितना ले लेंगे, 6। तो सबको जोड़ के कितना आएगा, सबको जोड़ के आएगा, माध्य 6 दिया है ना, तो कुल योग होता है, माध्य माध्य में 4 से गुना कर देंगे तो कुल योग बन जाता है। तो ये 24 कितना आना चाहिए सबको जोड़ के, 24। कितना आना चाहिए, 24।
अब ये 24 से हमको 2 भी घटा देना है, 4 भी घटा देना है, 6 भी घटा देना है। अर्थात कहने का मतलब है 2, 4, 6 और 6 12 घटा देना है। कितना घटा देना है? 12। अर्थात कहने का मतलब है कि x कै गो है यहाँ पे? एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो। 4 गो x है, 4 गो x तो यहीं पे रह जाएगा और इधर हो जाएगा हमको 12। कितना हो जाएगा? 12। तो 4 से जैसे ही आप इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 3। 4 से काटेंगे तो 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गया, मतलब छोटका विषम संख्या 3 है। लेकिन हमसे पूछा है बड़का कौन है? तो बड़का क्या है? x प्लस 6 है ना? x प्लस 6। तो x का मान कितना लाए हैं आप? 3 और प्लस 6 उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। तो छोटका कौन है? 9। इस तरह से आप छोटका को निकाल सकते हैं, ठीक है? बड़का अगर आपसे बड़का पूछा है तो बड़का 9 है और छोटका पूछता तो छोटका 3। लेकिन आपसे बीच वाला भी पूछ सकता था, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही बोला है कि छोटका से बड़का कौन है, तो छोटका से बड़का 2 बढ़ा देंगे। उससे बड़का कौन है, तो फिर 2 बढ़ा देंगे। ऐसे बढ़ाते हुए आपको जो भी पूछेगा आप बना सकते हैं, ठीक है? तो अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बोला है 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 शून्यक दिए गए हैं और तीसरा शून्यक आपको बताना है। मतलब तीसरा शून्यक कौन होगा? तो तीसरा शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ एक x के जगह पहले 1 रख के देख लेना चाहिए, अगर 0 आ जाएगा तो यही हो जाएगा, नहीं तो -1 रख के देख लेना चाहिए, उसके बाद अगर आ जाएगा तो 0। तो हम 1 रख के देखते हैं, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। फिर जोड़, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर जोड़ माइनस 7 गुने 1 कितना होता है? तो -7, ठीक है? -7 और फिर उसके बाद क्या है? -2 दिया है। कितना दिया है? -2। क्या शून्य आ रहा है? तो नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इस तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -3। इसीलिए 1 हमारा आंसर नहीं है। 1 हमारा आंसर नहीं। अब उसी तरीके से शून्य आना चाहिए, शून्य। अब यहाँ पे -1 रख के देखिए, -1 जैसे ही करिएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। 1 का क्यूब -1, मतलब -1 का क्यूब -1 और स्क्वायर आपको +1 ही आएगा, क्योंकि जब भी पावर सम हो जाते हैं वो प्लस बन जाता है। 2 बार गुना करने से प्लस होगा, 3 बार गुना करने से माइनस ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ गुना करिए तो प्लस कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि एक माइनस यहाँ वाला, एक माइनस यहाँ वाला, तो +7 और यहाँ पे -2। क्या शून्य आ सकता है? नहीं आएगा। तो आपको -1 भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास 3 और -3 आया है। 3 और -3 में से देख लेंगे। 3 में से देखिएगा, जैसे ही 3 को देखिएगा तो 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद है -3 गुने 7 कितना हो जाएगा? 21। 21 हो जाएगा। 21 3 7 21 होगा ना? 21। अब उसके बाद है -2। क्या शून्य आ जाएगा? तो 27 है, 27 और 9 जुड़ जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 में से 21 घटेगा और 2 घटेगा तो कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो अब हमारे पास एक ही गो ऑप्शन बच गया, तो उसको हम लगा के निकल लेंगे। -3 रखने से वो आ जाएगा, ठीक है? अगर हम शुरुए में -3 रख लेते तो हमारा आंसर पहले बार में ही आ जाता, लेकिन हम बार-बार मतलब बदल-बदल के बता दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, ये मौसा से बनाया है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 30 दिया है, बी बराबर 5 दिया है, तो क्यू और आर आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि आप बी से भाग कर दीजिए ए में, बी से भाग कर दीजिए ए में। तो भाग करेंगे तो आप कै बार में काट सकते हैं? 6 बार में। कितना बार में? 6 बार में कट जाएगा। यहाँ आ गया 0, तो जो शेष होता है वही आर होता है, जो भागफल आता है वो क्यू होता है। तो आप तो क्यू और आर बता देंगे, जो शेष होगा वही आपका आर होगा। तो आर बराबर क्या होगा? 0 और क्यू बराबर क्या होगा? 6। तो देखिए कहाँ कहाँ दिए गए हैं, क्यू बराबर 6 और ये दिया है ना आर बराबर 0, ठीक है? अब क्यू बराबर 6 आया ना, पहले क्यू बताना है तो 6 आ गया, उसके बाद आर बताना है तो कितना आ गया? 0। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, बोला है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा है। तो कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा 1 आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या का मौसा 1 है, लेकिन अगर लौसा पूछता तो PQ हो जाता, याद रखेंगे। PQ अभाज्य संख्या है, उनका मौसा बताइए 1। आप पढ़ के गए 1, सर बताए हैं, लेकिन वहां पूछ दिया लौसा, तो ध्यान रखेंगे लौसा पूछा है कि मौसा। लौसा पूछेगा तो आपको हो जाएगा PQ, लेकिन मौसा पूछेगा तो हो जाएगा 1। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि मैथमेटिक्स का सवाल खत्म है। मैथमेटिक्स तक ही हम, एक और है, आप देख लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स का सवाल, ये एक किनारे वाले, किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको फार्मूला बता चुके हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 6l², जहां l का मतलब किनारा होता है, ऐसा हमने, या 6 गुने भुजा स्क्वायर लिखाया होगा। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर अर्थात कहने का मतलब भुजा की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, a। तो हम 6 गुने a का स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी। सिंपल फार्मूला पूछा था, फार्मूला। अगले बार हो सकता है कि आपको एक किनारा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हमने बताया है कि ए का क्यू, क्या हो जाएगा, ए का क्यू। मतलब क्यू कर देते हैं तो आयतन होता है, और 6 गुने ए स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्षेत्रफल होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ में गए होंगे, और इतना हमने आपको मैथमेटिक्स करा दिया है, और इसको बार बार आप देख करके रिवाइज करके अपना सेट में जो है नंबर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना नंबर बढ़ाने आ जाएगा, समझिए कि हो सकता है कि आप अच्छे रिजल्ट में आ सकते हैं। तो यहीं पर हम लेते हैं विदा। नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, देख करके बार बार, ठीक है। बंद करो, स्टॉप करो।